हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड लोन कैसे होता है, गोल्ड लोन की अंडरराइटिंग कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करना होता है फॉर गोल्ड लोन, और गोल्ड लोन का रिलीज़ कैसे होता है, प्री डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड लोन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे गोल्ड लोन किन लोगों को दिया जाता है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट का लॉफुल ऑनर है, मतलब उस गोल्ड का मालिक है, और उसके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो उसका प्रोफेशन से आता हो, चाहे सर्विसेज से आता हो, चाहे बिजनेस से आता हो, चाहे सैलरीड हो, या एग्रीकल्चर या अदर सोर्स ऑफ इनकम से आता हो, तो वो दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द गोल्ड लोन एप्लीकेशन। तो अगली जो क्राइटेरिया है वो है उसके एज से रिलेटेड, कि मिनिमम एज उसका 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम जो है हम 70 ईयर्स तक उसे फ़ंड कर सकते हैं, 70 ईयर्स तक की एज तक फ़ंड कर सकते हैं। इसमें डेविएशंस भी हैं कुछ केसेस में, जहाँ पे उनकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा है, उसको भी किया जाता है। दैट डेविएशन कैन बी टेकन बेसिस ऑन ओवरऑल केस स्ट्रेंथ एंड केस टू केस बेसिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम टेन्योर गोल्ड लोन के अंदर ऑफ़र कर सकते हैं। तो गोल्ड लोन का टेन्योर बेसिकली उसके प्रोडक्ट के स्कीम के ऊपर होता है कि 6 मंथ्स की स्कीम है, 12 मंथ्स की स्कीम है, या फिर 3 मंथ्स की स्कीम है, या 24 मंथ्स की स्कीम है। तो उसका टेन्योर उसके स्कीम के बेस पे ही डिसाइड होता है, क्योंकि आफ्टर ए टेन्योर उसका या तो रिन्यूअल होता है या फिर उसका क्लोज़र होता है। तो जो टेन्योर है उसका स्कीम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैक्सिमम जो एलटीवी है, एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू, जो इतने का गोल्ड दिया है उसका कितना परसेंटेज तक हम उसे फंड कर सकते हैं। तो ये जो एलटीवी है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा बैंक कितना परसेंट लोन देना चाहता है, वो भी अगेन इट इज़ डिपेंड ऑन द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। तो जनरली जो है वो 75% तक का ही गोल्ड फंड किया जाता है, कि अप टू 75% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज़ एलटीवी फॉर द लेंडर। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन पर्पज़ से हमें जो कस्टमर है वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। द लोन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी वन हु इज़ हैविंग द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स लाइक वर्किंग कैपिटल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एक्सपेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, और some personal requirements like marriage expenses, medical expenses, or trip and travel can be used as a purpose of the loan, but it should not be having any speculative or illegal or lawful purposes violating the law of a country. तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जो पर्पज़ ऑफ द लोन है वो बिजनेस एक्टिविटी के होने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट जैसे अपनी हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, घर के खर्च के लिए चाहिए, या शॉर्ट टर्म कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी परचेज में कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप के रिक्वायरमेंट्स को का पर्पज़ होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं गोल्ड लोन के पर्पसेस क्या हो सकते हैं। कि जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैरिज एक्सपेंसेस होते हैं, रीपेमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेप्ट हो सकता है जो हमने रिश्तेदारों से या फैमिली से लिया हो, या किसी लोन का क्लोजर करना हो। एजुकेशन पर्पज़ हो सकता है, घर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, रिनोवेशन हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, मशीनरी परचेज हो सकती है, ट्रैवल पर्पज़ हो सकता है, फैमिली ट्रिप हो सकती है, और कोई डेली एक्सपेंसेस हैं कुछ ऐसे जो हमारे को मीट करने हो वो हो सकते हैं, और या फिर कोई भी एनी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड बाय बोरोवर विच इज़ अंडर द लिस्ट ऑफ आरबीआई अप्रूव्ड एंड यूज फंड्स, एंड यूज ऑफ द फंड्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए पर्पज़ ऑफ द लोन। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि जब हमारे पास गोल्ड लोन की एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन को में क्या क्या क्रेडिट पैरामीटर्स और क्रेडिट अप्रेजल उसका कैसे होता है। एज ए क्रेडिट अंडरराइटर आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्ड की एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। सो गोल्ड प्योरिटीज़ इज़ अ बेसिक की पैरामीटर फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द लोन, बिकॉज जितनी उसकी प्योरिटी होगी उसकी एलिजिबिलिटी उतनी ही डिपेंड होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपकी गोल्ड की जो कैरेट है वो 22 कैरेट्स का है,
तो आपकी जो प्योरिटी है वो 22 कैरेट्स होने के बेसिस पे आपको ज़्यादा गोल्ड जो वैल्यूएशन आएगी आपके गोल्ड की वो ज़्यादा आ जाएगी, और उसके बेसिस पे हम उससे अप टू 75% और यू कैन गो अप टू 80 और 85% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड। तो अब जो सारा पैरामीटर होता है वो गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जो एलिजिबिलिटी पैरामीटर होता है गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है। तो अब बात आती है कि हम उसकी प्योरिटी को कैसे असेस करें। तो गोल्ड प्योरिटी को असेस करने के 3-4 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो है वो है नाइट्रिक एसिड मेथड, देन आता है अपना वेट टेस्टिंग मेथड, देन आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गोल्ड इज़ ऑल्सो एन मेथड टू वेरीफाई द गोल्ड प्योरिटी, देन साउंड टेस्टिंग मेथड। तो ये बेसिकली 4 पैरामीटर है जिनके बेसिस पे हम गोल्ड के प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड मेथड की। नाइट्रिक एसिड मेथड में क्या होता है कि जब भी किसी गोल्ड को किसी स्टोन पे रगड़ते हैं तो उसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और अब हम उस पर जब नाइट्रिक एसिड के ड्रॉप्स उस पर जब डालते हैं उस रगड़े हुए स्टोन के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि उसके जो गोल्ड के ब्रेसलेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ब्रिसल्स जो हैं उसके अलग अलग दिखते हैं। तो जितने ही वो ज़्यादा मतलब आपको टुकड़ों में दिखेंगे वो आपकी प्योरिटी को दर्शाएगा, और उतनी ही ज़्यादा आपकी गोल्ड की प्योरिटी आपके उसमें आएंगी। या फिर आपका कई बार ऐसा होता है कि गोल्ड जब हम उस पर नाइट्रिक एसिड लगते हैं तो गोल्ड का कलर जो एकदम से फेड हो जाता है या वो बदल जाता है। तो उस केसेस में आपके गोल्ड को की प्योरिटी को उस हिसाब से असेस किया जाता है। अब आता है कि चलिए अब नेक्स्ट जो इसका असेसमेंट का तरीका है वो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गोल्ड। गोल्ड की फ्लेक्सिबिलिटी से ये पर्पज़ होता है कि जो कितना फ्लेक्सिबल है गोल्ड, क्योंकि जनरली जो गोल्ड होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है अनटिल अनलेस उसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स ना मिलाए गए हों जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती है। तो गोल्ड में कॉपर और आपका तांबा और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो मिक्स होने की वजह से गोल्ड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो टाइट हो जाता है। तो जब भी आप गोल्ड के कोई ऑर्नामेंट को देखते हैं, उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसमें प्योरिटी जो है वो कितने परसेंटेज है, कितनी परसेंट उसकी प्योरिटी की मात्रा हो सकती है उसमें। अगला मेथड आता है आपका वेट टेस्टिंग मेथड का। वेट टेस्टिंग में जो काफ़ी एक्सपीरियंस वैल्यूअर्स हैं जिनको गोल्ड को वेट करके ही उनको अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें गोल्ड की क्या प्योरिटी होती है। तो वेट टेस्टिंग मेथड भी एक तरीका है उसके प्योरिटी को चेक करने का। देन अगला अपना मेथड है साउंड टेस्टिंग मेथड। तो जो जब हम गोल्ड के मेटल या ज्वेलरी को जब हम साउंड करते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं उसका, तो उस टाइम पे आपको उसके साउंड अलग ही डिफरेंट होगा अनटिल अनलेस उसमें कुछ ऐसा मिक्स ना किया गया हो जो कि उसके साउंड के मेथड को बदल दिया जाता है। तो कुछ ऑर्नामेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे जो मेजर शेप है जैसे कड़ा है या फिर बैंगल्स हैं, उनकी अगर अंदर फिलिंग जो है वो किसी और मेथड की होंगी तो उसके साउंड जो है डिफरेंट आएंगी, प्लस उसमें आपको वेरीफाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएंगी। तो बेसिकली यही 4-5 मेथड्स हैं जिसमें आप गोल्ड के प्योरिटी को असेस कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अदर तरीके भी हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक्सपीरियंस वैल्यूअर्स वगैरह जो होते हैं वो उसे यूज़ करते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका टिकट साइज़ क्या है। अगर आपका टिकट साइज़ ज़्यादा है तो मार्केट में काफ़ी मशीन्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी गोल्ड की प्योरिटी हो जाती है, जिसे हम थर्ड पार्टी वैल्यूएशन भी कहते हैं। तो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन में आप गोल्ड की प्योरिटी जो है कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा निकाली जा सकती है, और वो आपको एक उसकी प्योरिटी का एक रिसीट या सर्टिफिकेट भी देते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने केस पे कॉल ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके गोल्ड वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रेडिट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो भी कस्टमर आया है उसका सिबिल वेरिफिकेशन करना चाहिए कि उनका रीपेमेंट बिहेवियर क्या है और सिबिल स्कोर क्या है, प्लस अदर लोन्स में क्या उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री रही है। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको सिबिल में काफ़ी अच्छा सिबिल नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि जो फाइनेंस इंडस्ट्री में माना गया जाता है कि गोल्ड इज़ द लास्ट रिसोर्स ऑफ गेटिंग फंड्स। तो जो बंदा थोड़ा स्ट्रेस में होता है वो अपना गोल्ड गिरवी रख के आपके पास आता है और उसके बेसिस पे अपना जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बिजनेस की है चाहे वो किसी डेप्ट में फंस गया है, उसके लिए वो आपके पास गोल्ड गिरवी रख के लोन लेने आता है।
तो काफ़ी इंस्टेंस आपको मिलेंगे जहाँ पे उसके रीपेमेंट में इश्यूज़ आएंगे, और उन इश्यूज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं कस्टमर से बात करके, उसकी जेन्युइनिटी को अंडरस्टैंड करके, और उसके रीज़न्स को वेरीफाई करके, और आपकी इंटरनल बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उस पर कॉल ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं और क्या वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें हम अगला जो है वो टेली वेरिफिकेशन कर सकते हैं कस्टमर्स की रेफरेंसेस से, प्लस कस्टमर की इसमें मेजरली हमें ये वेरीफाई करना होता है कि जो ऑर्नामेंट हमारे पास ऑफर किया गया है एज ए कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी, उसकी ऑनरशिप जो है वो हमारे कस्टमर की ही होनी चाहिए, ना कि वो किसी और की ऑनरशिप हो। अगर हमें टेली वेरिफिकेशन या रेफरेंस चेक या फैमिली मेम्बर से बात करते वक्त ऐसा पता चलता है कि जो गोल्ड की ऑनरशिप है वो किसी अदर मेंबर की है, तो हमें उस मेंबर को या तो लोन स्ट्रक्चर पे लेके आना चाहिए, या फिर हमें उनसे एक एनओसी साइन करानी चाहिए कि आपके गोल्ड के बिहाफ पे आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो लोन ले रहे हैं और आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सो दैट कि कल को कोई आपको लीगल टर्म्स में कोई चैलेंज ना आए। साथ ही साथ हमें ये भी इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसा कस्टमर जो किसी चोरी के गोल्ड को या थेफ्ट गोल्ड को हमारे यहाँ पे मॉर्गेज ना करा पाए, और इसके लिए हमें उसकी ऑनरशिप को अच्छे से चेक और वेरीफाई करना चाहिए। तो चलिए अगला जो वेरिफिकेशन पॉइंट है वो है FI वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंस एंड द बिजनेस। तो जहाँ बड़े टिकट साइज़ होते हैं वहाँ पे हम उसका एक इंडिविजुअल एजेंसी के थ्रू वेरिफिकेशन कराते हैं रेजिडेंस पे और उसके ऑफिस पे, सो दैट के हमें ये पता चल पाए कि जो हमारे पास कस्टमर गोल्ड लोन लेने आया है उसका एक प्रॉपर एड्रेस है और वो वहाँ रहता है, प्लस एक जगह पे या तो वो जॉब करता है या बिजनेसेस करता है और कोई फ्रॉड बंदा नहीं है। तो इससे भी आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये कुछ केसेस जहाँ पे बड़े टिकट साइज़ केसेस होते हैं या फिर छोटे टिकट साइज़ केसेस होते हैं जहाँ पे आपके BM या क्रेडिट BCM की विजिट के बेसिस पे भी आप इसे वेव कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आप इंटरनली इसमें काफ़ी वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट वेरिफिकेशन में क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हैं, जिसमें आप उसके पेन को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके ITR को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके KYC डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस गूगल में उससे रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन है उस पर्सनल से, तो आप काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप उसके प्रीवियस क्राइम चेक को, प्रीवियस उसके कानून चेक को आप वेरीफाई करके उसकी जेन्युइनिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे किस टाइप के गोल्ड को हमें एज ए सिक्योरिटी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, प्लस किन प्रोफाइल्स को बैंकों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है गोल्ड लोन फंडिंग के लिए। सो ये जो टाइप ऑफ गोल्ड और टाइप ऑफ प्रोफाइल जो रिस्ट्रिक्टेड है ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसीज़ के, इंटरनल पॉलिसीज़ के ऊपर भी। कुछ केसेस में कई बैंक इनको फ़ंड कर देते हैं, कई बैंक नहीं फ़ंड करते हैं। तो अगेन इट कैन बी वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड देयर रिस्क एपेटाइट। तो अगला हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड गोल्ड आइटम्स नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर सिक्योरिटी और कोलेट्रल। तो सबसे पहला है मेल्टेड बार और प्राइमरी गोल्ड। मेल्टेड बार और प्राइमरी गोल्ड बेसिकली हमारा गोल्ड होता है जो कि उसको मेल्ट करके एक बार बना दिया जाता है बिस्कुट की तरह या फिर एक ईट की तरह, और जिसकी प्योरिटी जनरली आपकी 24 कैरेट्स के आसपास होती है, जो कि RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है। सेकंड है गोल्ड बिस्किट। गोल्ड बिस्किट भी हमारा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होता है। थर्ड है हमारा ज्वेलरी ऑफ एनी टेम्पल एंड चर्च, और समटाइम इट कैन बी ए मंगलसूत्र ऑल्सो। ऐसा माना गया है कि जैसे आपकी गणेश की मूर्ति है या कृष्ण जी की मूर्ति है, इस चीज़ को एज ए कोलेट्रल हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटिमेंट्स जो होते हैं, जो डिवोशनल सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े होते हैं, और कल को इस चीज़ पे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो इसलिए इसे हम एज ए कोलेट्रल नहीं रखते। अगला आइटम है अपना बंडल, हसली, वैक्स और माला, और या फिर आप इसे मंगलसूत्र भी काउंट कर सकते हैं। ये वो रिलेटेड टू इमोशंस हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं जैसे जो मंगलसूत्र है वो आपकी शादी या मैरिज की एक इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंट है जिसमें काफ़ी इमोशन जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसे हम एज ए रिस्ट्रिक्टेड गोल्ड आइटम माना जाता है। और इसमें काफ़ी सारी लिस्ट है जो कि RBI ने इशू की हुई है कि जो कि दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी कोलेट्रल, सो उसे भी हमें रिस्ट्रिक्ट करके चलना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिव और क्वेश्चन प्रोफाइल की, जो कि हमें फ़ंड करने से पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड या काफ़ी कंजर्वेटिव कॉल लेनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रोफाइल आते हैं रियल एस्टेट एजेंट, एडवोकेट, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, आर्मी पर्सनल, रेलवे पर्सनल, कम्युनिटी डोमिनेटेड एरियाज, हाईली इन्फ्लुएंटेड पर्सन, और अल्कोहल बिजनेस, और एनी एग्जिस्टिंग कस्टमर हुज प्रीवियस लोन इज़ इन डिफ़ॉल्ट। सो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये जो प्रोफाइल्स हैं ये नॉट एलिजिबल टू फंड्स हैं, बट जो मार्केट रिसर्च हुआ है और जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो ये सेगमेंट है काफ़ी डिफ़ॉल्ट में रहते हैं, तो इसीलिए इस पे हमें बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही ड्यू डिलिजेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये अगेन डिपेंड करता है बैंक। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि प्री डिस्बर्समेंट डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या लेना चाहिए, कस्टमर से क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करने चाहिए गोल्ड लोन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ोटो ऑफ ऑर्नामेंट, लाइव फ़ोटो ऑफ ऑर्नामेंट हमें कैप्चर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई मोबाइल में या गैलरी में फ़ोटो खींची उसे अपने सिस्टम में अपलोड कर दें। और सेकेंडली, हमारा जो कस्टमर हमारे को गोल्ड लेने आया है उसकी लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी चाहिए, उसे ब्रांच में बुला के, या फिर अगर आपका कोई ऑनलाइन मेथड है गोल्ड लोन को फंड करने का तो उसकी लाइव फ़ोटो को हमें कैप्चर करना चाहिए, सो दैट कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएँ कि कस्टमर हमारे पास गोल्ड लोन लेने खुद आया था, ना कि हम उसकी फ़ोटो से उसकी फ़ोटो खींचें। और थर्ड आता है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा एफआई एजेंसी वाला गया है या फिर हमारा जो इंटरनल स्टाफ गया है उसके साथ कस्टमर और ऑर्नामेंट की फ़ोटो को कलेक्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट में हमें क्या क्या कलेक्ट करनी चाहिए। सो पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट में लोन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कंप्लीशन एंड कंपाइल इन द फाइल। सो सबसे पहले हम गोल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि गोल्ड की जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारा होता है वो हमें प्रॉपरली फिल्ड करके कस्टमर के ड्यूली सिग्नेचर करवा के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अटैच करके लेना चाहिए। प्लस जो हमने सैंक्शन कस्टमर को दिया है उसका सैंक्शन लेटर ड्यूली साइंड बाय कस्टमर भी हमें अपने पास रखना चाहिए। प्लस डिमांड प्रोमिसरी नोट होता है जिस पे हमें ₹1 की रिवेन्यू स्टैंप लगा के क्रॉस सिग्नेचर करके रखना चाहिए। प्लस हमारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है CIF जिसे हम बोलते हैं, वो हमें या तो सिस्टम में हो या फिर अपने पास कोई फॉर्म हो उसमें अवेलेबल रखना चाहिए। और DP वेवर नोट, आई डोंट थिंक सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्री डिसबर्समेंट पोस्ट डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंट। सो अगला है लेटर ऑफ लीन। लेटर ऑफ लीन का बेसिकली मतलब है कि हम गोल्ड पे एक प्लेज चढ़ा देते हैं, उस पर एक मॉर्गेज कर देते हैं उसको, तो वो लेना चाहिए। सेकेंडली हमारा है एक ट्रांसफ़र फॉर्म और शेयर ऑफ एप्लीकेशन लेना चाहिए या पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी चाहिए उस गोल्ड को आगे सेल करने के लिए या फिर उसके बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए। लास्ट है हमारा गोल्ड ओनरशिप डिक्लेरेशन फॉर्म। गोल्ड के ओनरशिप की डिक्लेरेशन का एक फॉर्म हमारे पास इंटरनली होता है, उसको लेना चाहिए। प्लस अगर कोई उन्होंने किसी ज्वेलर से ख़रीदा है तो उसके इनवॉइसेस को रखना चाहिए, प्लस उसके परचेज रिसीट को रखना चाहिए एज ए ओनरशिप प्रूफ ऑफ द गोल्ड। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोल्ड लोन जब डिसबर्स हो जाता है तो उसकी स्टोरेज को और उसकी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो नाउ स्टोरेज ऑफ द सिक्योरिटी, ornament are to be packed securely in the packet, duly sealed in the presence of branch head, credit officer, valuer and customer with the appraisal certificate and measurement slip. The packet will be fixed and following details should be on the packet of the security. तो अब हम बात करेंगे कि जो पैकेट हम गोल्ड के पैकेट को, जब गोल्ड ऑर्नामेंट को हम डिसबर्सल होने के बाद अपने वॉलेट में रखते हैं तो उससे पहले उसको एक पैकेट में बंद किया जाता है, जो कि एक स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ पैकेट होता है जिसको ओपन करना इतना आसान नहीं है। और प्लस स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं, कोई भी उस पैकेट को ओपन नहीं करेगा अनटिल अनलेस सीनियर मैनेजमेंट की अथॉरिटी ना हो। तो जब हम उस पैकेट को पैक करते हैं कि उस पैकेट के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें पेस्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले उसमें है लोन अकाउंट नंबर, वेट ऑफ द ऑर्नामेंट के ऑर्नामेंट का कितना वेट है, कस्टमर का क्या नाम है, फिर उसमें हम वैल्यूअर के सिग्नेचर करवाते हैं, प्लस जो BM है या क्रेडिट ऑफिसर है उन सबके उस पर तीनों के सिग्नेचर होते हैं, सो दैट के वो एक एसेट क्रिएट हो जाता है कि भैया इतने का गोल्ड है,
इतना उसमें वेट है, इस कस्टमर के अगेंस्ट में ये इस लोन अकाउंट के अगेंस्ट में ये गोल्ड रखा गया है, और ये वैल्यूअर, क्रेडिट ऑफिसर और ब्रांच हेड, इन सब की प्रेजेंस में ये गोल्ड को वेरीफाई किया गया है। और उसके बाद हम उसे सेफ़ में रख देते हैं, गोल्ड सेफ़ में। और जब भी ये गोल्ड रिलीज़ के लिए आता है तो हम उसे रिलीज़ के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ऑडिट के लिए होता है, तो हम उस गोल्ड के पैकेट को ओपन करते हैं या उसे खोल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब कस्टमर गोल्ड रिलीज़ के लिए आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो whenever any customer wants to get his or her jewelry release either at loan completion or before that, then he or she will require the branch with written application following documents to be collected at the time of release of gold। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें रिलीज़ के टाइम पे कस्टमर से लेना है, वन इज़ द रिटन क्लोजर एप्लीकेशन, कि आपका जो लोन है वो क्लोज हो गया है और हमें उसकी मैच्योरिटी हो गई है, या फिर उससे पहले हमें कोई गोल्ड को छुड़वाना चाहता है, तो वो एक रिक्वेस्ट लेटर चाहिए। देन जो भी गोल्ड क्लोज कराने आया है उसका एक आईडी प्रूफ, बिकॉज़ वो उसे गोल्ड को रिसीव करेगा, तो उसके लिए एक आईडी प्रूफ लेना ज़रूरी है। प्लस अगर कोई आपके उस लोन अकाउंट नंबर पे कोई आउटस्टैंडिंग बची हुई है, या फिर उसमें कोई इंटरेस्ट बचा हुआ है, या पीनल इंटरेस्ट है, कोई बाउंस चार्जेस हैं, तो आप उसे कलेक्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे आप जो एप्लीकेंट है, जो गोल्ड ओनर है, वो आपके पास गोल्ड लेने आया, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और गोल्ड रिलीज़ हो गया। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि जब कस्टमर ने गोल्ड लोन लिया था तब तो वो अवेलेबल था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो लीगल हायरर आते हैं वो गोल्ड रिलीज़ कराने आते हैं। तो हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोरोवर, द सिक्योरिटी आइटम आर टू बी रिलीज एंड हैंडेड ओवर टू द नॉमिनी। Nominee should be appointed at the time of sanction of the loan only after recovery of full dues including the principal interest, penal interest if any, and charges after verification of original KYC of the customer or nominee। सो हम बात कर रहे हैं कि जब ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हमारा बोरोवर की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ या बच्चे या और भी कोई लीगल हायरर उस गोल्ड को रिलीज़ कराने आता है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो बोरोवर है उसका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना चाहिए। सेकेंडली एक डिक्लेरेशन और एफिडेविट लेना चाहिए उन लीगल हायरर से, प्लस रिलेशनशिप प्रूफ हमें उसका इस्टेब्लिश करना चाहिए कि बोरोवर के साथ जो गोल्ड रिलीज़ कराने हैं उसका क्या रिलेशन है। और उसके बाद हमें एक एफिडेविट लेना चाहिए, और प्लस वो जो हमें से गोल्ड रिलीज़ कराने आया है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट को भी हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल वेरिफिकेशन, और जो भी उनके फैमिली मेम्बर है, जो कोप्लिकेंट है, उनसे बात करने के बाद जब हमें पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाए कि जो गोल्ड रिलीज़ कराने आया है वो एक्चुअल में उसका नॉमिनी है, प्लस वो लीगल हायरर है उस बोरोवर का, तो उन डॉक्यूमेंट्स और उन वेरिफिकेशन के बेसिस पे आप उसे गोल्ड रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर प्लस प्रोसेसेस हैं गोल्ड लोन के अंदर। तो होप आपको ये समझ में आएंगे और काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे आपके लिए। तो इसी तरह की वीडियोस, अगर आपको ये वीडियो लाइक लगी या और भी आप इसी तरह की कोई किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।